गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तक हमने देखा था जहांगीर के शासनकाल को। आज हम जहांगीर से आगे बढ़ के देखते हैं, शाहजहां के शासनकाल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शाहजहां। शाहजहां ने 1628 से 1658 तक शासन किया था। इनकी माता का नाम जगत गोसाई था, जो कि हिंदू थी, या उनको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। राजा जगत सिंह की पुत्री थी, जो कि वह अपनी दक्कन और विदेशी राजनीतियों के लिए जाने जाते थे। इनकी पत्नी मुमताज थी, जिनकी 1631 में मृत्यु हो गई थी, जो कि शाहजहां के सिंहासन पर बैठने के 3 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। मुमताज का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो। शाहजहां ने इनकी याद में ताजमहल बनवाया था सन 1632 से 53 के बीच में। सीन ताजमहल का। ताजमहल के वास्तुकार थे अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी और किस चीज़ के वास्तुकार थे, आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। 1632 में पुर्तगालियों को हराया था इन्होंने। 1637 में इन्होंने अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा किया था, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये शासनकाल इतने में इस मुगल एम्पायर में मिल गया था। बाद में जो विजयनगर साम्राज्य से अलग हुए थे, वो धीरे धीरे मुगल एम्पायर में मिल गए थे और सबने उनकी अधीनता को स्वीकार भी किया था। उनके शासनकाल का वर्णन फ्रांस की एक यात्री ने किया था, बर्नायर, तखनायर और निकोलोडी बानुची ने। यह एक पुस्तक है और यह एक इटालियन यात्री थे। इनकी पुस्तक थी ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर और इनकी पुस्तक थी ट्रेवल इन इंडिया। पीटर मुंडी की बात करते हैं। शाहजहां की शासनकाल में पड़ने वाले अकाल का वर्णन किया था इन्होंने अपनी बुक में और कहा था कि इनका शासनकाल मुगल वंश के शिखर पर था। रियल में शिखर पर था। सारे एम्पायर एक दूसरे से कनेक्ट होकर मिलकर धीरे धीरे मुगल एम्पायर में मिलते जा रहे थे। मुगल एम्पायर धीरे धीरे नॉर्थ में तो पूरे में था, सो था ही, धीरे धीरे साउथ में भी आने लग गया था और साउथ का एरिया भी अपने आप में मिलाने लगा था। यह कला, संस्कृति और वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे वास्तुकला को बनाया है। आपने देखा भी होगा, शाहजहां का नाम इन चीज़ों में सबसे पहले आता है। उन्होंने नई प्रशासनिक इकाई चलाई थी, चकला की शुरुआत की थी। चकला क्या होता है, जिन पर आजकल हम रोटियां बेलते हैं ना, जो चकले का यूज़ किया जाता है, उसको इन्होंने स्टार्ट किया था। निर्माण की बात करते हैं तो इन्होंने लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल को बनवाया था। ताजमहल आगरा में है और लाल किला और जामा मस्जिद दिल्ली में है। रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और ताजमहल, तीनों की सीन है यहाँ पर। दीवानी आम की बात करते हैं तो यहाँ आम लोगों को इकट्ठा हुआ जाता था या आम लोग इकट्ठे हुए थे। दीवानी खास की बात करते हैं, जो कि दिल्ली में है। यह महत्वपूर्ण लोग, राजा और कुलीन लोग ही बैठते थे। दीवानी खास और दीवानी आम की बात चल रही है। पिएत्रा ड्यूरा नामक सजावट की कला शाहजहां के शासनकाल में बहुत लोकप्रिय थी, जो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी। जैसे कि जिनमें पत्थरों की नक्काशी हुआ करती थी, दीवालों में जो भी जैसे कि डायमंड लगाने थे, मोती लगाने थे या कोई भी चट्टानें लगानी थी, वो उसमें ड्यूरा नामक सजावट की शैली थी, जो कि आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी। ताजमहल में अभी प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन जहाँ भी थे, जहाँ से जैसे डीप है दीवार, वहाँ पर थे, जो कि लूटपाट में चले गए। जैसे कि देखो फ्लावर है, इसमें रेड कलर का डिज़ाइन है, मार्बल पे है। ये किस तरह बनाया होगा उस टाइम, ये देखिए, इसे देखो, ये कितना खूबसूरत है। और ये देखो ताजमहल में ये जो रेड थोड़ी सी डिज़ाइन दिख रहे हैं, इनकी जो डिज़ाइन है ना, इनके बीच में ही हुआ करता था। आप अब जाओगे तब भी देखने को मिलेगा। मुस्मान बुर्ग की बात करते हैं तो इसे जेमिशन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ इन्होंने अपनी अंतिम वर्ष कैद में बिताए थे, जो कि शाहजहां ने ही निर्मित करवाया था इसे, मुस्मान बुर्ज को। ये देखिए मुस्मान बुर्ज को, यहाँ से बस ये ताजमहल देखा करते थे और यहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी। शीश महल की बात करते हैं तो यह आगरा में और शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया था। ये देखो शीश महल कितना सुंदर है। खैर, इन्होंने जो भी बनवाए वो रियली तारीफ के लायक हैं। ताजमहल को ले लो, लाल किले को ले लो, इसको देख लो आप, शीश महल को, मयूर सिंहासन है, सब कुछ। कोहिनूर हीरा की बात करते हैं, इनके शासनकाल में था, जो कि मयूर सिंहासन में जड़वाया था इन्होंने, और मयूर सिंहासन चोरी हो चुका है। अब ये जो कोहिनूर हीरा है वो ब्रिटिश में है, रानी के ताज में लगा हुआ है।
मयूर सिंहासन दीवानी खास में हुआ करता था और ये मयूर सिंहासन है जो ये भी चोरी कर लिया गया था भाई। और सर्वप्रथम काकतीय वंश ने उत्खनन किया था दक्षिण भारत में, तब ये कोहिनूर हीरा इनको मिला था सर्वप्रथम काकतीय वंश को। धीरे धीरे राजाओं की युद्ध हुए और मुगल एम्पायर तक आ गया। मयूर सिंहासन की बात करते हैं तो इसे खुद शाहजहां ने निर्मित करवाया था, जो कि ऊंचे भाग में बनवाया गया था। 1100 केजी सोना लगा था इसमें लगभग, और नादिर शाह द्वारा चुराया गया था इसको। ठीक है, शाहनामा की बात करते हैं तो यह फिरदौसी ने लिखी, 11वीं शताब्दी में है, फिरदौसी ने लिखी। बादशाहनामा या पातशाहनामा उसे ब या प चेंज है, अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है। और शाहजहां के खराब स्वास्थ्य के कारण 1657 में उनके चारों बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था, क्योंकि उधर उनकी हालत खराब थी और इधर युद्ध शुरू हो गया कि हम बैठेंगे सिंहासन पे, हम बैठेंगे। जुलाई सन 1658 में औरंगजेब विजेता बनकर सामने उभरा था। उसने अपने सारे भाइयों को मार दिया था सिर्फ सिंहासन के लिए, और बाद में खुद राजा बना था। यह एक हिस्ट्री में देखा जाता है, इसका वर्णन एक क्रूरता के लिए है कि यह बहुत क्रूर राजा था, और इसने सबसे ज्यादा अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था कि हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश की थी, उनके मंदिरों को तोड़ा था, धर्म परिवर्तन को विशेष ध्यान दिया था, मतलब ध्यान क्या दिया था, करवा यही था। और बात करते हैं, शाहजहां दारा सिकों को गद्दी पर बिठाना चाहते थे। ये बात सही है कि शाहजहां दारा सिकों को गद्दी पर बिठाना चाहते थे। अगर औरंगजेब की जगह पर अगर दारा सिकों गद्दी पर बैठे होते तो मुगल एम्पायर इतना अच्छा होता कि पूछो मत। दारा सिकों की विचार, राजनीति व्यवस्था सब कुछ हुबहू अकबर से मिलती थी। उनके अंदर राजनीति करने के सारे अच्छे लक्षण थे। दारा सिकों को बिठाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब को दारा सिकों पसंद नहीं था। उन्होंने उसे 2 युद्ध किए थे उससे, उसके बाद उसे मार डाला और खुद शासन करने के लिए आया था। बच्चा ही वही था आखिरकार। उन्होंने औपचारिक रूप से दारा सिकों को अपना उत्तराधिकारी तो घोषित कर लिया था, लेकिन राजा नहीं बना पाया था। उसने शहजादा ए बुलंद इकबाल यानी उच्च भाग्य का राजकुमार की उपाधि भी दारा सिकों को दी थी। औरंगजेब ने पिता को कैद करके आगरा के किले में रखा और 1666 में उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां की शव को ताजमहल में मुमताज के पास में ही, बगल में ही दफनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं औरंगजेब शासन पर गद्दी पे बैठता है तो औरंगजेब सन 1658 से 1707 के बीच बैठता है। सन 1658 में दारा सिकों को धर्मत यानी कि सामूगढ़ और देवराय के युद्ध, दोनों युद्ध में हराने के बाद और उसे मारकर फिर खुद गद्दी पर बैठता है। जीतने के बाद दिल्ली में उसका राज्याभिषेक किया गया था। इसने उपाधि धारण की थी आलमगीर की। उसने सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी थी। अब ये 9वें गुरु थे। आप मुझे बताओ अर्जुन देव की हत्या किसने की और क्यों की थी? ठीक है, उनके दादाजी थे आखिरकार। क्योंकि उन्होंने इस्लाम को अपनाने से इनकार कर दिया था। मैंने बोला ना, यह अपने धर्म के लिए ज्यादा था, क्रूर था। उन्होंने अपना धर्म चेंज नहीं किया तो उनको मार दिया, इसने बंदी बना के हत्या कर दी थी। गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो यह सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे। गुरु तेज बहादुर के पुत्र भी थे। इन्होंने मुसलमान अत्याचारों से लड़ने और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अपने अनुयायियों के साथ एक समुदाय बनाया, जिसे खालिसा के नाम से जाना जाता है। खालिसा पंथ का आपने सुना भी होगा। सन 1708 में दक्कन के नादेर में एक अफगान द्वारा हत्या कर दी गई थी। इनके शिष्य थे बंदा बहादुर, जो मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा था। जिन्होंने इनकी तो हत्या कर दी गई थी बाद में। और मूल नाम था इनका, बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। यह संत बने और माधोदास पहले इनका नाम माधोदास था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा बंदा बहादुर इनको नाम दिया गया था। पहले इनका नाम क्या था? माधोदास था। और 1708 में जो वो थे गुरु गोविंद सिंह ने मुस्लिम अत्याचारों के लिए तो लिया था, लेकिन इनको मार दिया गया था। शासन के पहले 23 वर्ष सन 1658 से 81 के दौरान औरंगजेब ने उत्तर भारत पर ध्यान केंद्रित किया था। उसका पूरा ध्यान उत्तर पर था। और शिवाजी की बात करते हैं तो शिवाजी मराठा एम्पायर से संबंधित थे, जो औरंगजेब के शासनकाल के समकालीन थे। कि शासनकाल ही था उनका भी उधर मराठाओं में, और इनके बीच युद्ध भी हुए हैं। सबसे शक्तिशाली मराठा राजा थे जिन्होंने औरंगजेब के दुश्मन थे।
औरंगजेब ने आमेर के जयसिंह के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और शिवाजी को मारने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। औरंगजेब ने, जो कि हिंदू राजा थे आमेर के जयसिंह, उनके साथ ही शिवाजी को मारने के लिए शिवाजी ने औरंगजेब के दरबार का दौरा किया और उन्हें कैद कर लिया गया था, लेकिन 1674 में वो भागने में सफल हुए थे अपनी बड़ी ही चतुराई और चालाकी से। वह एक्चुअली एक सब्जी या फलों की टोकरी थी, उसमें चुपके से निकले थे, कुछ ऊपर से वो करके ढका के अच्छे से उसके द्वारा निकले थे। बाद में उन्होंने खुद को छत्रपति घोषित किया था और इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी और इनके उत्तराधिकारी संभाजी बने थे, इनके ही पुत्र थे। सन 1686 की बात करते हैं तो यह बीजापुर में औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था। मैंने बताया भी था कि साउथ के दो थे, बीजापुर और गोलकोंडा, जो कि औरंगजेब के शासनकाल में सम्मिलित हो गए थे। सन 1687 में 86 में हुआ था, 87 में गोलकोंडा को भी कब्जे में कर लिया, यानी कि अब साउथ में भी औरंगजेब का बढ़िया अपना शासन दिखा रहा था। इसने नियुक्ति की थी मोहतसिब की, जो कि धार्मिक अधिकारी हुआ करता था। इसने लिखा था फतवा ए आलमगीर लिखा था, जो कि मुस्लिम कानून था या इस्लामिक धर्म, कुछ भी बोल लो। इसने जजिया को फिर स्टार्ट किया था, और जजिया किस पर लगता है ये आप मुझे बताओ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता देना कि जजिया किन के ऊपर लगता है, गैर मुसलमान किसके ऊपर आखिरकार। हिंदू मंसमदारों ने अपना उच्च अनुपात बनाए रखा था तब भी। मृत्यु इसकी 1707 में हुई थी देवगिरी औरंगाबाद में, और जो कि संभाजी नगर है, इस टाइम वर्तमान में उसे संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। इसको दफनाया गया था दौलताबाद में दफनाया गया था। इसे जिंदा पीर अर्थात जीवित संत कहा जाता है, उपाधि दी गई थी जिंदा पीर। बाद के मुगल एम्पायर की बात करते हैं, औरंगजेब के बाद ऐसा कोई खास राजा नहीं रहा था ऐसा जिसका वर्चस्व रहा हो अपने आप में, कि जिसने कुछ अच्छे काम किए हो या जिसका वो रहा। औरंगजेब के बाद शासन तो रहा, लेकिन धीरे धीरे वो एम्पायर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने की कगार पे आ गया था, यानी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था मुगल एम्पायर। और इसके बाद आता है बहादुर शाह, जो 1707 से 1712 तक रहता है। इसका नाम था शाह आलम प्रथम। और इसके बाद आता है जहांगीर शाह, जो 12 से 13 तक 1 साल ही बैठता है, जो कि मुफ्तकार की मदद से गद्दी पर बैठता है और जजिया कर को समाप्त करता है। फिर से जजिया कर समाप्त हो गया और औरंगजेब ने स्टार्ट किया था। अभी फर्रुखसियार की बात करते हैं, जो कि 1713 से 1719 तक बैठा था। थोड़ी देर के लिए बैठा तो था कम से कम गद्दी पर। सैयद भाइयों की मदद से यह गद्दी पर बैठा था, फिर मराठों की मदद से उसे मार डाला था। सैयद बंधु की बात करते हैं तो इन्हें किंग मेकर भी कहते हैं, जिसमें हुसैन अली खान, जिसे बरहा, अब्दुल खान बरहा के दो थे सैयद बंधु। दो भाई थे जिन्हें हुसैन अली खान और अब्दुल खान के नाम से जानते हैं। मोहम्मद शाह की बात करते हैं, सन 1719 से सन 1748 तक रहे थे। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था सन 1729 में, और रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है मोहम्मद शाह को। रंगीला बादशाह के नाम से बहुत फेमस है ये भाई साहब, बहुत फेमस है। और ये एक ऐसा शासक था जिसे बिल्कुल भी इतना होश नहीं था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, अपने उसमें रहता था एकदम मगन मस्त, क्योंकि उसे पुरखों से संपत्ति सब कुछ मिला था, उसे कुछ करने की अपनी लाइफ में ज़रूरत ही नहीं थी। तो कभी कभी तो इस तरह था ये, इसे पागल समझ लो एक तरह से, तो कि ड्रिंक पीता हुआ दरबार में आ रहा है, कभी भी बीच दरबार में से बंद करके नाचने वालों को बुला लेता है, कुछ भी करता, कुछ भी। नादिर शाह ने सन 1729 में दिल्ली शहर को लूटा और अपार धन संपत्ति लूट ली थी। इस आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने लूटपाट की एक श्रृंखला शुरू की थी। जब मिल ही रहा है तो लूटो आराम से, जिसने सन 1748 और 1761 के बीच उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। वो भी किस लिए? ओनली लूट के लिए, ठीक है। अब हम एकदम ये समझ लो कि मुगल एम्पायर के एंड पर चल रहे हैं, जिसमें से अहमद शाह सन 1748 से 54 तक था, आलमगीर 54 से 59 तक था, शाह आलम द्वितीय 59 से 1806 था, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक रहा तो लंबा शासनकाल, लेकिन कुछ भी किया नहीं इसने कि जो हिस्ट्री बताए या जो हमें उसे बर्डन करने के लायक बनाए उसे।
बहादुर शाह द्वितीय की बात करते हैं तो 1837 से 1857 तक रहा। बहादुर शाह द्वितीय की अपन बात करेंगे क्योंकि इसके शासनकाल में सब कुछ एंड हो गया था। मतलब इसने सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब और उन सब के साथ युद्ध किया और हार गया। अंग्रेजों ने इसे कैद किया और मर गया अपने आप, क्योंकि इसे कैद करके बेच दिया गया था। शायद काले पानी की सजा दी गई थी इसको, हाँ काले पानी की सजा दी गई थी और ये वहाँ मर गया। प्रशासन व्यवस्था की बात करते हैं। सूबा जिसे सूबेदार या निजाम कहते थे। सूबे के बाद सरकार हुआ करती थी। सरकार के बाद परगना या ग्राम हुआ करता था। सरकार यानी कि फैसदार जो राजस्व संग्रह करता हुआ था, अमूल गुजार। परगना या ग्राम की बात करते हैं, तालुक, सिकदार, कानूनो राजस्व संग्रह करता हुआ करता था। मीर समन शाही घराने का प्रभारी हुआ करता था। मीर बख्शी सामान्य खुफिया सैन्य नियुक्ति किया करता था। मीर बख्शी मतलब राजस्व प्रशासन जो देखता था उसे दीवान कहते थे। एक उनकी लैंग्वेज थी, ये समझ लो, एक तरह से बोलना था कि हम इसे दीवान कहेंगे। इस टाइम उसे राजस्व प्रशासन कहते हैं। कानून और व्यवस्था को बनाए रखना फौजदार था। अब अमल गुजार की बात करते हैं तो भूमि राजस्व के आकलन और संग्रह के लिए जिम्मेदार था। सदर की बात करते हैं तो न्यायिक मामलों का प्रबंधन था। सिकदार की बात करते हैं तो परगना स्तर पर पुलिस प्रमुख था। अमीन राजस्व एकत्रित करना इसका काम था। इसके बाद आते हैं मुगल एम्पायर एंड होता है यहाँ, और एंड होता है तो उसे हम जो मैंने बोला था उसे एंड पे देखें, क्योंकि उधर वो अंग्रेजों के आगमन के टाइम पे वापस आएगा अंतिम शासक मुगल बादशाह, क्योंकि उसी टाइम उसे सजा दी जाएगी और वो हटाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं उसके ही नीचे साथ ही साथ राजपूत शासन चल रहा था, तो उसको देखते हैं राजपूतों का क्या हुआ। कई राजपूत राजाओं ने विशेष रूप से आमेर और जोधपुर के राजाओं ने मुगलों के अधीन प्रतिष्ठा के साथ सेवा की थी। वो तो स्टार्टिंग से ही की थी, आपने देखा होगा, अकबर के शासनकाल से चली आ रही थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, तो फिर चलनी ही थी। बदले में उन्हें अपने वेतन जागीरों की काफी स्वामित्व का आनंद लेने की अनुमति भी दी गई थी। इन प्रभावी राजपूत परिवारों ने गुजरात और मालवा की समृद्ध प्रांतों की सुबेदारी का भी दावा किया था। जोधपुर के राजा अजीत सिंह गुजरात के गवर्नर थे और आमेर के सवाई राजा जयसिंह मालवा के गवर्नर हुआ करते थे। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की थी और सन 1722 में उन्होंने आगरा की सूबेदारी भी की थी। जयसिंह द्वितीय की बात चल रही है, उसे जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। सवाई राजा जयसिंह को मेहरगढ़ किले की बात करते हैं तो मेहरगढ़ किला जोधपुर में, जिसे जोधपुर को नीला शहर के नाम से भी जाना जाता है और रावजोधा के नाम से, जो कि मारवाड़ में है। ये देख लो, ये इतना अच्छा किला है, आज भी अच्छा खासा रखा हुआ है। अगर सरकार इस पे ध्यान दे, अच्छा टैक्स वसूल करे तो हो सकता है। छोड़ो, जंतर मंतर 5 जगह पर हैं, आपको 5 प्लेस पर देखने के मिलेंगे जंतर मंतर, जो कहा जाता है कि शायद टाइम को बताया करता था। ऐसा कुछ था जो कि 15 डिग्री दक्षिणावर्त 1 घंटे के समकालीन था, ऐसा कुछ था। दिल्ली में है, जयपुर में है, बनारस में है, उज्जैन में है और मथुरा में भी है जंतर मंतर। ठीक है, 5 प्लेसों पे है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पूछता भी है कि जंतर मंतर इन प्लेसों में से किस पे नहीं है या किस में है। 3 देगा, 1 में नहीं होगा, 1 में होगा, 3 में नहीं होगा, इस तरह। मुगल संस्कृति की बात करते हैं तो चारबाग वास्तुकला शैली को बाबर लेके आया था, आपने देखा हुआ, जिसमें प्लेस होता है उसके पास में 4 बाग होते हैं बहुत बड़े बड़े, जो आपको ताजमहल के बाहर भी देखने को मिलेगा। ताजमहल के बाहर क्या अंदर ही बहुत बड़े बड़े बाग होते हैं। हुमायूं के मकबरा की बात करते हैं तो उसकी विधवा हाजी बेगम ने बनवाया था हुमायूं के मकबरा को। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा गुजरात विजय के बाद निर्मित किया गया था। फतेहपुर सीकरी का मुख्य द्वार भी बनवाया था। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने ही बसाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का मुख्य द्वार भी है। सलीम चिश्ती की मकबरा की बात करते हैं। अच्छा, सलीम चिश्ती के याद में अकबर ने क्या बनवाया था? ठीक है, ये आप मुझे बताओ, सलीम चिश्ती की याद में क्या बनवाया था? अकबर द्वारा शुद्ध संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत बनवाई थी। किसने? अकबर ने बनवाई थी संगमरमर की, और जहांगीर द्वारा संगमरमर से पुनः उसे निर्मित किया गया था। और सबसे
बनवाई सबसे पहले अकबर ने थी, लेकिन सबसे अच्छी संगमरमर की जो इमारत है वो आप बताइए मुझे किस राजा ने बनवाई थी। ठीक है, बीरबल के महल और तानसेन का महल भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये फतेहपुर सीकरी का ही सीन है। मोती मस्जिद की बात करते हैं। मोती मस्जिद लाहौर में है। जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद और शहदरा यानी कि लाहौर में ही है अपना मकबरा बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में भी है, जो कि शाहजहां द्वारा निर्मित की गई थी और संगमरमर से बनी एकमात्र मस्जिद है। ठीक है, लाल किले की बात करते हैं तो लाल किले में औरंगजेब द्वारा एकमात्र इमारत मोती महल बनवाई गई थी। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी में कुछ किया हो ना किया हो, कहीं भी बस एक निशानी छोड़ गया कि हाँ भाई मैं भी कोई राजा था। खास महल की बात करते हैं तो दीवानी खास हुआ करता था, जो शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया था, और मयूर सिंहासन लाल किले के अंदर था। ठीक है, जो कि चुरा लिया गया था। दीवाने आम की बात करते हैं। दीवाने आम अकबर के द्वारा निर्मित किया गया था, जिसमें आम लोगों को इकट्ठा किया जाता था। आम लोग इकट्ठा हुआ करते थे। मुशमिन बुर्ज की बात करते हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया था। इसे जैस्मिन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जहां इन्होंने अपनी अंतिम वर्ष कैद में बिताए थे। लाल किले में औरंगजेब द्वारा बनाई गई एकमात्र इमारत मोती मस्जिद है, जो कि लाल किले में है। बीवी के मकबरा की बात करते हैं तो यह संभाजी नगर में है। यह औरंगजेब ने अपनी अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने अपनी ही पत्नी के लिए, जो पत्नी थी रबिया उल दोराई की याद में बनाया गया था, एकमात्र स्मारक है। रबिया उल दौरानी की बात करते हैं तो दिलरास बानो बेगम इनका अन्य नाम था, उनके लिए बनवाया गया था रबिया उल दौरानी। सन 1586 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। सन 1579 की बात करते हैं तो मजहरनामा जारी किया था अकबर ने। और मजहरनामा क्या होता है आप मुझे बताना है। ठीक है, मकसूदाबाद शहर, जिसे मुर्शिदाबाद कहते हैं, जो कि अकबर ने बनवाया था। जाट या सवार की बात करते हैं। मनसबदारी प्रथा हुआ करती थी या उससे संबंधित था। सराय नूर महल की बात करते हैं, पंजाब में है। नूरजहां ने बनवाया था सराय नूर महल। इत्माद उद्दौला का मकबरा किसने बेटी ने बनवाया था अपने पिता के लिए। चलो छोड़ो। पीटरी ड्यूरा शैली में है, आगरा में है। नूरजहां ने बनवाया था इसे। पुस्तक चार चमन चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी थी। शाहजहां के शासनकाल में थे, जो कि शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि धारण की थी। अच्छा नहीं, ये तो बुलंद इकबाल की शाहजहां ने उपाधि दी थी दारा सिकों को दी थी, जो कि उसको उत्तराधिकारी बनाया था। वो चाहता था कि यही राजा बने, लेकिन औरंगजेब ने नहीं बनने दिया था। बादशाही मस्जिद की बात करते हैं तो यह औरंगजेब ने बनवाई थी, लाहौर में है, जो कि प्रेजेंट में। चार मीनार की बात करते हैं तो चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। गोल गुम्बद आदिल शाह ने बनवाया था। जो गोल गुम्बद है वो इंडिया का फर्स्ट बड़ा गुम्बद है और वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा गुम्बद है। ठीक है, अब हम देखते हैं यूरोपियन आगमन। यूरोपियों का आगमन होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पुर्तगालियों से। पुर्तगाली की बात करते हैं तो पुर्तगाली सन 1798 में आए थे, जिसमें सबसे पहले वास्को डी गामा आता है, जो कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसने? वास्को डी गामा ने। कालीकट पहुंचा था सर्वप्रथम, तो इसका स्वागत राजा जमेरिन ने किया था। और यह क्वेश्चन प्रेजेंट में किसी एग्जाम में पूछा गया है, अभी याद नहीं है कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसका स्वागत कौन से राजा ने किया था। राजा जमेरिन ने उसका स्वागत किया था। सन 1505 में सर्वप्रथम गवर्नर आया था फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा, जो कि पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर था। इसने ब्लू वाटर नीति लेके आया था, जो कि आपसे पूछी जाती है ब्लू वाटर नीति किससे संबंधित है, तो फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा से संबंधित है। यह व्यापार के वाटर ब्लू नीति है। वाटर ब्लू नीति लेके आया था फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा, जो कि व्यापार में लाइसेंस देने का काम करती थी। व्यापार में भी लाइसेंस इसने स्टार्ट किया था पुर्तगालियों ने। सन 1509 में देखते हैं तो द्वितीय गवर्नर आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि गोवा पर कब्जा करता है 1510 में और बीजापुर के सुल्तान से गोवा को लेता है, अपने कब्जे में करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने सती प्रथा को समाप्त किया था। हाँ, भारत में तंबाकू और काजू का अवगत भी
पुर्तगालियों ने करवाया था। तम्बाकू को तो छोड़ आते, काजू भले ले आते, वो अच्छी थी, लेकिन दोनों से ही अवगत इन्होंने करवाया था। सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली ही थे। गोवा, ये बताओ मुझे, स्वतंत्रता के बाद गोवा कब आज़ाद हुआ या कब इंडिया में शामिल हुआ? ठीक है, सबसे लास्ट में हुआ था, इतना मैं आपको बता देती हूँ। नीनो डी कुन्हा की बात करते हैं तो पुर्तगाली गवर्नर था ये भी। मराठों ने पुर्तगालियों को 2 जगह छीन ली थी, एक तो सल्सेट को और एक बसेन को, जो कि 1729 में छीना था। पुर्तगालियों के बाद आते हैं डच का इंडिया में शुरुआत होती है। शुरुआत पुर्तगालियों ने कर दी थी, पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं। अंग्रेज आएंगे धीरे धीरे, उनका तो शासनकाल बहुत लंबा रहता है। डच आए थे नीदरलैंड से। प्रथम इन्होंने कारखाना लगाया था मसूलीपट्टनम में सन 1605 में, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश में। वहाँ उस टाइम सबसे पहले डचों ने कारखाना लगाया था मसूलीपट्टनम में। उसके बाद आते हैं अंग्रेज या ब्रिटिश। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। 1600 में रानी एलिजाबेथ प्रथम के शाही चार्टर से लिया गया था, इसे शाही चार्टर दिया गया, ये समझ लो। 1608 में विलियम हॉकिंस आया था, किसमें? जहांगीर के दरबार में आया था। मैंने आपको बताया भी था, जहांगीर के दरबार में 2 आए थे, एक तो विलियम हॉकिंस आया था, दूसरा राजदूत आया था। ठीक है, राजदूत कौन सा था आप मुझे बताओ, चलो कि कौन सा था। चलो छोड़ो, मैं बता देती हूँ। थॉमस रो भी आया था। ठीक है, सन 1611 में बात करते हैं तो यह पहला कारखाना लगाया था इन्होंने अस्थायी रूप से, जो कि मसूलीपट्टनम में ही लगाया था। कॉपीकैट की थी, आखिरकार यही समझ लो। 1613 में पहला स्थायी फैक्ट्री लगाई थी सूरत में। ठीक है, 1615 में थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में। ये मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर है थॉमस रो। डेनिस की बात करते हैं तो डेनिस आए थे जिन्होंने 1620 में पहला कारखाना लगाया था ट्रांसयूबार तमिलनाडु में। 1676 में बंगाल की सोनरामपुर में ये बस गए थे, ये समझ लो। यह एरिया इन्होंने अपना थोड़ा सा कर लिया था कि हमारा है। इसके बाद करते हैं फ्रांसीसियों की बात। सन 1668 में प्रथम कारखाना इन्होंने सूरत लगाया था। फ्रेंच या फ्रांसीसी कॉलोनी है जो चंदनगर में बंगाल में है इस टाइम। जो कॉलोनी है वो इस टाइम इन्होंने अपना एरिया बना लिया था पूरा कि हमारा है, वहीं पर कारखाना लगाया था। धीरे धीरे सोच रहे थे कि हम विस्तार करें, बट ऐसा नहीं था। अंग्रेजों की विस्तार की बात करते हैं, इसके बाद आते हैं अंग्रेज। तो इन्होंने फैक्ट्री तो आपको पता ही है कि पहले लग चुकी हैं, एक तो अस्थायी रूप से लगी थी और एक स्थायी रूप से लगी थी। ठीक है, इनकी शुरुआत जहांगीर के शासनकाल से आना स्टार्ट होता है। जहांगीर इनको व्यापार करने की सलाह या वो तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने कर दिया था। इसकी बात करते हैं चिंसोरा का युद्ध या बेदरा का युद्ध हुआ था सन 1759 में, जिसमें इन्होंने डचों को हराया था हुगली नदी के तट पर। शुरुआत कर दी इन्होंने अभी से युद्ध की। ठीक है, 1759 में। कोलाचेर की लड़ाई की बात करते हैं तो 10 अगस्त सन 1741 को हुई थी त्रावणकोर साम्राज्य और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें से डच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी और त्रावणकोर साम्राज्य के राजा थे मार्तंड वर्मा। ठीक है, स्वाली या सुअली का युद्ध हुआ था सन 1612 में, जो कि जिसमें पुर्तगाली हारे थे। कर्नाटक का युद्ध हुआ है ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य में होता है, जो कि ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के युद्ध का हिस्सा होता है। इसमें 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। चलो हम बात करते हैं उनकी, एक एक से आएंगे। 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं जो 1744 से सन 1763 तक रहते हैं। इसे एक तरह से 7 वर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है सन 1744 से सन 1748 तक, जिसमें युद्ध खत्म होता है। उसके बाद संधि होती है, एक्सला-चापेल की संधि। ठीक है, ये फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर, जोसेफ फ्रैंकलिन डुप्लेक्स। ठीक है, संधि एक्सला-चापेल की होती है, यही इंपॉर्टेंट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का रिजल्ट यही रहता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं सन 1749 से सन 1754 तक यह युद्ध चलता है। मतलब पूरा 1 साल भी व्यक्ति को कवर होने के लिए नहीं दिया था कि इतनी सेना मरी है या कुछ भी, तुरंत होता है। जिसे अंबर के युद्ध के साथ शुरुआत होती है, अंबर के युद्ध के साथ। इसमें फिर समझौता होता है या संधि ही समझ लो, समझौता संधि थोड़ा सा अंतर होता है, वही संधि ही समझ लो एक तरह से। पन्डुचेरी की संधि होती है इसमें, वह क्षेत्र सामने वाले को दे दिया जाता है, ऐसा होता है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं सन 1756 से सन 1763 तक रहता है। बाड़ीदास का युद्ध सन 1760 में होता है। ठीक है, इसकी संधि होती है पेरिस की संधि से, युद्ध का रिजल्ट होती है पेरिस की संधि, जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच होता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है।
आयरकूट थे गवर्नर अंग्रेजों की ओर से। फ्रांसीसी की ओर से नेतृत्व कर रहे थे कांते डी लाली। बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल की नवाब मुर्शिद कुली खां थे। अवध सादत या शहादत मुरान खां थे। हैदराबाद के निजाम उल मुल्क असद शाह थे। यहाँ आप इसमें देख सकते हैं मुगल एम्पायर ये रहा मिड पॉइंट। राजपूत सिंध ये पंजाब क्षेत्र हुआ करता था यहाँ तक पूरा। ये मराठा साम्राज्य था। मराठा साम्राज्य अपनी वर्चस्व पर आ गया था क्योंकि अब कोई बचेगा ही नहीं मुगलों में इतना अच्छा तो आएगा ही धीरे धीरे। ये मराठा एम्पायर रहा, ये हैदराबाद रहा, ये बंगाल रहा, ये अवध रहा, ये मशहूरी रहा था। ठीक है। बंगाल की बात करते हैं। प्रथम नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खां थे। इनका वास्तविक नाम सूर्य नारायण मिश्रा था। ये भाई पंडित से मुसलमान बने थे। इनको कुछ सूझा होगा इसलिए इन्होंने अपना नाम चेंज किया। फर्रुखसियार की बात करते हैं। फर्रुखसियार की जो कि अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था इन्होंने सन 1717 में। यह फरमान क्या था? यह फरमान था कि कर मुक्त व्यापार कर सकते हो, तुम्हारे व्यापार करने के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, जिसे व्यापार का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बाद में इसी फरमान के ऊपर युद्ध होगा और बंगाल का जो नवाब है उनका द एंड हो जाएगा। शुरुआत यहीं से होती है ना इनकी। इसके बाद करते हैं सराजुद्दौला की बात। सराजुद्दौला 23 वर्ष की उम्र में नवाब बना था। अली वर्दी खां की मृत्यु होती है 9 अप्रैल सन 1756 में। सराजुद्दौला कौन था? तो अली वर्दी खां का ही पोता था सराजुद्दौला। सराजुद्दौला ने वापस कर लेने के लिए फरमान जारी किया था। सराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम और इन्होंने एक्चुअली ये था कि इसने फरमान जारी किया, अंग्रेजों ने नहीं माना। अंग्रेजों ने कहा था कि हम टैक्स नहीं देंगे और जो तुम्हारे पीछे दादा थे उन्होंने बोला था कि कर नहीं देना है तो हम टैक्स नहीं देंगे। उसने देखा कहा दादाजी के शासनकाल था तब तुम दादाजी की चली, अब मेरा शासनकाल है मेरी चलेगी, टैक्स आपको एक्चुअली देना होगा। उन्होंने मना कर दिया, वो टैक्स नहीं दे रहे थे तो सराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया और अंग्रेजों को कैद कर लिया था, जिसमें से कुछ अंग्रेज मान लो 6-7 अंग्रेज मर गए होंगे, बस यही था। कैद किया था जो और कालकोठरी में डाल दिया था जिसमें लगभग 400 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी। कोई बड़ी बात नहीं है 400 अंग्रेजों की मृत्यु। कालकोठरी की घटना के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो 23 जून सन 1757 में हुआ था। यह सराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसे अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे और प्लासी के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीता गया था। प्लासी जो कि बंगाल में है, प्लास के पेड़ सबसे अधिक उगते हैं वहाँ पर, इसलिए इसे प्लासी का मैदान भी बोलते हैं। भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य को औपचारिक शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, कहाँ से? बंगाल से ही होती है और यहीं से होगी। और फरमान जारी क्या था ना, प्लासी के युद्ध के बहुत सारे परिणाम देखने को मिलते हैं, जिसमें से बात करते हैं सराजुद्दौला को मारा गया था और मीर मदन के नेतृत्व वाली सेना जीती थी। मीर जाफिर गद्दी पर बैठा था। एक्चुअली सराजुद्दौला नहीं मरता था, लेकिन उसी के दरबार का एक मंत्री था मीर जाफिर, जो कि शायद उसका रिश्तेदार या रिलेटिव था या फैमिली मेम्बर्स था, अब याद नहीं है। उसने जाके अंग्रेजों की हेल्प की थी कि भाई ऐसा ऐसा है। अंग्रेजों को बस यही फूट का फ़ायदा उठाना था और मीर जाफिर मिलकर उधर चला गया। मीर जाफिर की सेना ने अपना युद्ध ही नहीं लड़ा था, शांत खड़ी रही या अंग्रेजों की ओर से लड़ी, इसलिए सराजुद्दौला मारा गया था। एक्चुअली नहीं, सराजुद्दौला मारा भी नहीं जाता था। इसके बदले उसने एक संधि की थी अंग्रेजों से कि भाई उसके बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मुझे राजा बनाना। अंग्रेज मान गए थे कि ठीक है, हमें तो जीतने से मतलब है, हमें टैक्स नहीं देना है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया गया था। इसके बाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठाया गया था। भाई साहब कासिम बैठ के उसके बाद उन्होंने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। उसे अंग्रेज अच्छे नहीं लग रहे थे मन से, लेकिन वो क्या करे, करना था। जब उसने ऐसे ही षड्यंत्र फिर रचा तो फिर उसे बनाया गया, फिर वापस से मीर जाफर को बिठाया जाएगा गद्दी पर। ठीक है, बक्सर के युद्ध की बात करते हैं। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 को हुआ था। इसमें तीन सबसे बक्सर का युद्ध से समझ लो कि अंग्रेजों की ऐसा पंचम लहराया था कि उन्होंने बोल दिया कि अब तो इंडिया हमारा है। ये समझ लो इंडिया में शुरुआत ही हो गई थी
क्योंकि 3 बड़े सबसे बड़े राजाओं को एक साथ एक ही युद्ध में हरा दिया था, तो उनके पास 3 तो इकट्ठे ही आ गई थी शुरुआत में राज्य, जिसमें नवाब मीर कासिम था, अवध से था, वो अवध से कह रही हूँ, बंगाल से था। अवध के नवाब सिराजुद्दौला था और मुगल राजा शाह आलम द्वितीय था, जो मैंने बोला था ना एंड पे शाह आलम द्वितीय रहता है जिसे सजा दी जाती है वो। अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। इसमें ये तीनों की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है। ठीक है, यहाँ पर कासिम मिल गया था ना, इसलिए वापस से मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा इसी युद्ध के बाद। ठीक है, इसके एवज में होती है इलाहाबाद की संधि, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। द्वैत शासन का आरंभ यहीं से स्टार्ट होता है, जिसमें दीवानी कारभार पैसा ऐसा ये चीज़ अंग्रेज देखेंगे और निजामत का जो भी देखभाल थी वो शाह आलम द्वितीय करेंगे, जो क्या के राजा थे, अंग्रेजों के लास्ट राजा, वो अंग्रेज करेंगे मुसलमान मुगल एम्पायर के लास्ट बादशाह थे। ठीक है, बाद में मीर जाफर को फिर से राजा बनाया गया, हो गया वापस, फिर से वापस गद्दी पर बैठ गया। इलाहाबाद की संधि 7 वर्षों तक चली थी, जिसे सन 1772 में बारन हैंगिस्टन ने समाप्त कर दिया था। अब देखते हैं हम मैसूर को। नीचे मैसूर की बात करते हैं तो मैसूर में उस टाइम राजवंश चल रहा था, बोडियार राजवंश। कौन सा था? बोडियार राजवंश था। हैदर अली सिंहासन पर बैठे हुए थे। हैदर अली किस राजवंश से थे? तो बोडियार राजवंश से ही थे। हैदर अली फ्रांसीसियों की ओर झुकाव रखते थे, ना कि अंग्रेजों की ओर। ठीक है, मराठा हैदराबाद के निजाम के साथ इन्होंने संधि की थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो सन 1767 से सन 1769 के बीच हुआ था। अंग्रेज व हैदर अली के मध्य हुआ था, जिसमें हैदर अली की हार होती है और इनके बीच समझौता होता है मद्रास की संधि का। भाई पूछो मत, मतलब कि कैसे जीतते हैं, कैसे हारते हैं, क्या होता है। अंग्रेज अपना वर्चस्व, या ये समझ लो उधर मुगल एम्पायर खत्म और इधर अंग्रेजों का शुरू हो रहा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, सन 1780 से सन 1784 तक रहा था, जिसे मंगलौर की संधि हुई थी, जिसके बदले में और कैंसर से हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। फिर इनके बाद बैठते हैं इनके ही पुत्र टीपू सुल्तान, गद्दी पर बैठते हैं। टीपू सुल्तान के नेतृत्व में होगा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है सन 1790 से सन 1792 तक, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी, जिसके बदले में अंग्रेजों ने भारी जुर्माना लगाया था। उस टाइम पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जो आज के टाइम पर भी एक बहुत बड़ी रकम होती है, 3 करोड़ रुपए। तो उस टाइम पर 3 करोड़ रुपए का तो जुर्माना लगाया था टीपू सुल्तान के ऊपर अंग्रेजों ने। जितनी भी युद्धों में जितनी भी उनका लॉस हुआ था ना, उसका पूरी भरपाई वो बस यहीं से कर लेंगे। उनके 2 बेटे थे, जिन्हें बंधक बना लिया गया था टीपू सुल्तान के, कि बढ़िया टैक्स देते रहो, आपके बेटे हमारे पास हैं, बढ़िया बंदी हैं, हम खूब उनकी देख रेख करेंगे खूब अच्छे से। इनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है सन 1798 से सन 1799 में, जो टीपू सुल्तान और अंग्रेज बेलेजली के बीच होता है, क्योंकि टीपू सुल्तान थक चुके थे टैक्स 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 टैक्स, और कब तक देते यार, बहुत हुआ। तो उन्होंने युद्ध लड़ा, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे और अंग्रेज जीते थे। सहायक संधियों की बात करते हैं, पहले इधर देखते हैं। मैसूर में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद सन 1798-99 में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। किसके बाद हुए थे? टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद हुए थे, जिसके बाद कठपुतली शासक गद्दी पर बैठे थे। कठपुतली शासकों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, करने थे, गद्दी चाहिए बस उनको। तो सहायक संधि की बात करते हैं तो फ्रांसीसी डुप्ले ने दिया था। एक्चुअली सहायक संधि की नींव फ्रांसीसी डुप्ले ने रखी थी, नींव, और भारत में बेलेजली लेके आया था सहायक संधि को। सन 1798 ईस्वी में सहायक संधि इंडिया में प्रवेश करती है। सहायक संधि सन 1798 में सहायक संधि की शुरुआत होती है इंडिया में। सहायक संधि के उसमें सबसे पहले हैदराबाद आता है सन 1798 में, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा। ये सभी सहायक संधि करके ही अंग्रेजों के पास पहुंचे थे, ये समझ लो। सहायक संधि हुई थी इन सब के लिए। उसके बाद देखते हैं मराठा में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है सन 1765 से सन 1782 तक, इतना याद रखो। द्वितीय मराठा युद्ध होता है 1803 से 1806 तक, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है सन 1707
सन 1817 से सन 1818 तक। ठीक है, हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह या रणजीत सिंह थे, जो 12 मिसले या सुकरछरिया मिसले से थे। इनकी मृत्यु सन 1829 में होती है। इनके पुत्र की मृत्यु सन 1840 में और पौत्र खड़क सिंह थे। ठीक है, इनके लिए महाराजा के लिए अमृतसर की संधि होती है। सतलज नदी के बंटवारे का आधार बनी थी, जो कि सतलज नदी के बंटवारे का आधार बनी थी। सिख और ब्रिटिश और बीच में सतलज नदी हुआ करती थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं तो यह युद्ध सन 1845 में हुआ था, जिसमें लाहौर की संधि होती है अंग्रेज और महाराज दिलीप सिंह के बीच होती है। अलीवाल का युद्ध की बात करते हैं 1846 में होता है। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध का हिस्सा बनी थी यह युद्ध। इसके बदले में भौरेवाल की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं 1848 में होता है। उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी थे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, डलहौजी ये भी सहायक संधि लेके आएंगे। ठीक है, दिलीप सिंह को बंदी बनाया और कोहनूर हीरा को इन्होंने चुरा लिया था। उस टाइम कोहनूर हीरा सिखों के पास था, उसे चुरा लिया था और इन्हें पहाड़ों का प्रकाश कहा गया। इसके बाद करते हैं अफगानों की बात। अफगान एक था जो शेरशाह सूरी था। कितना शक्तिशाली, कितना अच्छा राजा था जो शेरशाह सूरी। अच्छा, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको शेरशाह सूरी का शासनकाल। आप मुझे बताइए कि शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक रहा था। ठीक है, और उसने जीटी रोड को बनवाया था, वह कहाँ से कहाँ तक थी। ठीक है, प्रथम युद्ध की बात करते हैं सन 1839 से 42 तक रहा था, जो कि जॉन ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था, जो कि गवर्नर जनरल थे। मास्टरली निष्क्रियता की नीति अपनाई गई थी इसमें पहली बार इंडिया में। द्वितीय युद्ध की बात करते हैं सन 1879 से 80 के बीच हुआ था। यह गंडमक्की संधि से समाप्त हुआ। गंडमक्की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ था। उस टाइम लेटिन कौन थे? अंग्रेजों की ओर से थे। ठीक है, तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो यह सन 1919 में हुआ था। संधि होती है सन 1843 में। अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया था इसे, सिंध क्षेत्र को। और आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करते हैं, यह अब इधर चला गया है म्यांमार मणिपुर साइड में। तो यह पहला होता है 1824 से 26 के बीच, जिसमें यंदाबू की संधि होती है। दूसरा 1852 में होता है और तीसरा 1885 में होता है। कौन सा? आंग्ल बर्मा युद्ध। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, दूसरा युद्ध कब हुआ था, तृतीय युद्ध कब हुआ था। ठीक है, सराई घाट के युद्ध की बात करते हैं तो यह सन 1671 में हुआ था। भारत में प्रथम जूट मिल कहाँ लगी थी? रिसरा में लगी थी। यह वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बहुत देखने को मिला होगा। भारत में प्रथम जूट मिल कहाँ लगी थी? तो रिसरा में लगी थी। भारत में प्रथम कपास मिल कहाँ लगी? तो ऑकलैंड में लगी थी, कलकत्ता में है जो यह स्थान। 1813 में। सन 1854 में दूसरी लगी थी बॉम्बे में, जिसे स्पिनिंग एंड बियनिंग मशीन स्थापित की गई थी। पुर्तगाली लेखक डुआर्टे बारबोसा ने दक्षिण भारत में व्यापार एंड समाज के बारे में लिखा है अपनी बुक में। चंदनगर को बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खान से अनुमति लेकर एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। किसको? चंदनगर को। मैंने ऊपर भी बताया था, यह चंदनगर फ्रांसीसियों ने अपना कब्जा कर लिया था कि यह अब हमारा क्षेत्र है। कॉर्नवालिस की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के पेशेवर बनाया गया था इनको, और नौकरशाही बनाया और यूरोपीयकरण किया था इसने। किसने? कॉर्नवालिस ने। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र था हिक्की बंगाल का गजट, और भारत का पहला ही समाचार पत्र था, और इंग्लिश का भी पहला समाचार पत्र था यह हिक्की बंगाल गजट। अलीवाल के युद्ध की बात करते हैं तो आंग्ल सिख युद्ध था, आंग्ल सिख युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। या यंदाबू संधि की बात करते हैं तो यह 1826 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम पर कब्जा किया था इस संधि के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं मराठाओं की। यहाँ से आगे मराठाओं की बात करते हैं। मराठाओं भी इन्हीं के समकालीन थे, तो इधर मराठा चल रहे थे, इधर ये सब था। तो मराठाओं की बात करते हैं। मराठा आप डेट से देख सकते हो कि कौन किसके समकालीन था, कहाँ पर कौन बैठा था, क्या था। ठीक है, ये छत्रपति शिवाजी हैं। मराठा साम्राज्य। मराठा राज्य की बात करते हैं। मराठा राज्य की बात करते हैं सन 1674 से 1720 तक चला था। उसके बाद आता है मराठा संघ, जो कि 1720 से 1818 तक चला था।
संघ में ऐसा था कि बहुत सारे वंश थे जो इकट्ठे हुए थे, वो मराठा संघ था और मराठा राज्य एक अपने आप में मराठा राज्य था। संघ में जैसे कि होलकर थे, सिंधिया थे, आसपास के जो भी थे वो सब एक ही थे, उसे मराठा संघ बोलते हैं। मराठा राज्य में सबसे पहले आते हैं शिवाजी महाराज, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी सन 1674 से 80 के बीच। इनका मराठा शिवाजी की बात करते हैं। इनका जन्म सन 1630 में हुआ था सिकनेर की किले में। पिता इनके शहाजी भोंसले थे, माता इनकी जीजाबाई थी। धार्मिक गुरु समर्थ रामदास थे इनके। ढक्कन के गवर्नर की बात करते हैं तो रायस्ता खां को सन 1660 में शिवाजी की बढ़ती शक्ति को कम करने के लिए औरंगजेब द्वारा नियुक्त किया गया था कि भाई शिवाजी को कैसे भी परास्त करो, ध्वस्त करो। आपको पहले भी मैंने बताया कि औरंगजेब और शिवाजी की अच्छी खासी दुश्मनी थी। आखिरकार व्यापार से भी समझ सकते हो कि उधर मराठा था, इधर मुंबई गुजरात साइड में, और ऊपर औरंगजेब था, तो उसे व्यापार तो करना ही था। शिवाजी ने पूना खो दिया था और कई हार का सामना करना पड़ा था उसे, जब तक कि उन्होंने रायस्ता खां पर सन 1663 में एक साहसिक हमला नहीं किया। तब तक उन्होंने सब कुछ खो रहे थे, हार रहे थे। फिर उन्होंने आखिरकार रायस्ता खां पर कब्जा किया, खान पर एक सामूहिक हमला किया और सूरत सन 1664 और फिर बाद में अहमदनगर को लूट लिया था। फिर थोड़ी बहुत आमदनी हुई होगी उनकी। आमेर के राजा जयसिंह को औरंगजेब द्वारा शिवाजी के रास्ते से हटाने के लिए नियुक्त किया गया था सन 1665 में। कौन कर सकता है, औरंगजेब ही करेगा, खुद तो सामने आ नहीं रहा था और हिंदू राजाओं को नियुक्त किया जा रहा था। जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी को घेरने में सफल हुआ था, जिसका परिणाम पुरंदर की संधि हुई थी। घेरने में सफल हुआ इसलिए 1665 में इसके बदले में शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी। शिवाजी ने कुछ किले मुगलों को सौंप दिए थे और आगरा में मुगल दरबार का दौरा किया था। मैंने बताया था कि जब इसने मुगल दरबार का दौरा किया था उसी टाइम इनको बंदी बना लिया गया था और इन्हें कैद कर लिया गया था। यह चोरी छुपे टोकरी में छुपके निकले थे। उस टाइम बहुत बड़ी बड़ी टोकरियां हुआ करती थी, तो उसमें बैलगाड़ी में टोकरी में छुप के बैलगाड़ी में से किले से बाहर निकले और अपने आप को छत्रपति घोषित किया था। बाद में सन 1674 में शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में राज्य अभिषेक किया गया था उनको, और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। उन्होंने हिंदक धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। हिंदक धर्मोद्धारक का मतलब होता है हिंदू धर्म का रक्षक, क्योंकि औरंगजेब अपने उसमें लगा था आराम से कि हिंदुओं को मुसलमान बनाने में। ये देखो शिवाजी का किला शिवाजी फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब तो खैर अपनी उसमें डला है, अंतिम सांस ले रहा है किला भी बेचारा, क्या करे, उसे टाइम हो गया है, ध्वस्त डला हुआ है। शिवाजी को अष्टप्रधान द्वारा मदद की गई थी, जिसमें 8 मंत्रियों की समितियां हुआ करती थी जो उनकी हेल्प करते थे। 8 मंत्रियों का समूह जो भिन्न थे, क्योंकि इसमें कोई सामूहिक जिम्मेदारी नहीं थी। प्रत्येक मंत्री सीधे तौर पर शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। मराठों के आक्रमण से बचने के लिए भू राजस्व का 1/4 भाग भू राजस्व मराठाओं को दिया जाता था। सरदेशमुखी यह एक टैक्स है, कर की बात चल रही है यह दोनों। महाराष्ट्र की उन भूमियों पर 10% की एक अतिरिक्त लेवी थी जिस पर मराठा वंशानुगत अधिकार का दावा करते थे, लेकिन जो मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, तो उन पर पहले तो 1/4 लिया ही जाता था वो तो सबसे, और 10% बाद में भी लिया जाता था क्योंकि वह मुगल साम्राज्य के हिस्सा थे वंशानुगत। शिवाजी के बाद बैठते हैं संभाजी, जो कि 1680 से 1689 के बीच बैठते हैं। शिवाजी के बड़े पुत्र थे संभाजी। उत्तराधिकार के युद्ध में शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम को इन्होंने हराया था। युद्ध हुआ करते थे, कौन बनेगा, जो शक्तिशाली होता है वही बनता है, तो हराया था इन्होंने छोटे पुत्र राजा राम को, जो कि बाद में आएंगे। ठीक है, बाद में फिर गद्दी लेने के लिए फिर आएंगे। इन्होंने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय की सुरक्षा और सहायता की थी। औरंगजेब का द्वितीय पुत्र था जो कि गद्दी पर बैठना चाहता था, जिसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह भी किया था, उसकी इन्होंने सुरक्षा और सहायता की थी। संभाजी को कैद कर बहुत दर्दनाक मौत दी थी। किसने? औरंगजेब ने संभाजी को कैद कर लिया और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दी थी। एक तो वैसी दुश्मनी थी, ऊपर से पुत्र को भी शरण दे दी थी। राजा राम की बात करते हैं, यह दूसरा पुत्र था ना छोटा, उसकी बात चल रही है। सन
1689 से 1720 में बैठा था। शिवाजी और सोयाराव दूसरी पत्नी के पुत्र थे। वह राजगढ़ के मंत्रियों की मदद से सिंहासन पर बैठे थे। इनकी मृत्यु सतारा में हुई थी। सन 1698 में जिंजी के मुगल के अधीन होने के कारण राजधानी बन गया था। जिंजी का एक किला था, ठीक है, फोर्ट की बात चल रही है। राजा राम ने प्रतिनिधि का नया पद सृजित किया था। इस प्रकार मंत्रियों की कुल संख्या 8 से 9 हो गई थी। पहले अष्टप्रधान हुआ करते थे, अब एक और कर दिया था तो 9 हो गई, प्रतिनिधि प्लस अष्टप्रधान, ठीक है। ताराबाई की बात करते हैं। 1700 से 1707 तक इन्होंने शासन किया था। यह सिंहासन पर नहीं बैठी थी, एक्चुअली इनका पुत्र था शिवाजी द्वितीय। यह राजा राम की पत्नी थी, तो शिवाजी द्वितीय शासन करना था, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसलिए इन्होंने अपने पुत्र के नाम पर खुद ने शासन किया था 7 साल तक। साहू जी की बात करते हैं। उसके बाद साहू जी आते हैं। साहू जी कैद से छूट जाते हैं, जो कि मुगल बादशाह बहादुर शाह की कैद में थे, वो छूट जाते हैं। उसके बाद 1707 तक इन्होंने शासन किया, तो ये अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के पश्चिम की ओर से लड़ी थी किसी साहू जी से, लेकिन हार गई थी, तो बाद में सिंहासन पर साहू जी बैठे थे, ठीक है। साहू जी सन 1707 से सन 1749 तक बैठे थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने उन्हें छोड़ दिया था, और ये ताराबाई में खीड़ के युद्ध में पराजित हुई थी इनसे, और यह सिंहासन पर बैठे थे। बालाजी विश्वनाथ की बात करते हैं। बालाजी विश्वनाथ आते हैं। यहाँ से बालाजी पेशवाओं की शुरुआती होती है कि पेशवा कैसे बनते हैं उसे देखते हैं। चलो, सन 1713 से सन 1720 की बात है। यह पहले पेशवा थे, यह जो कि ब्राह्मण थे, पेशवा बने थे पहले पेशवा थे जो कि ब्राह्मण थे। अपने करियर में एक छोटा राजस्व अधिकारी के रूप में शुरू किया था इन्होंने। सन 1708 में साहू द्वारा उन्हें सेनाकर्ता की उपाधि दी गई थी। सेनाकर्ता यानी कि सेना का चिन्हक हुआ करता था। ये मान लो कि सेना को नियुक्त करना, सेना की देखरेख करना, ये सब उनके मंत्री थे, मतलब मंत्री थे। वह सन 1713 में पेशवा बनी, और इस पद को सबसे महत्वपूर्ण, शक्तिशाली तथा वंशानुगत पद बना दिया गया था। सैयद ब्रदर्स की बात करते हैं। मैंने ऊपर बताया सैयद ब्रदर्स 2 भाई थे। सैयद ब्रदर्स किंग मेकर सन 1719 के साथ एक समझौता किया था, जिसके द्वारा मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने साहू को राजस्व के राजा के रूप में मान्यता दी थी। बाजीराव प्रथम की बात करते हैं। इसके बाद बाजीराव प्रथम आते हैं, जो कि पेशवाई थे। पेशवाओं की ही बात चल रही है यहाँ पर। अब पेशवा देख रहे हैं। 1720 से 1740 तक रहे थे। बालाजी विश्वनाथ के सबसे बड़े पुत्र थे, क्योंकि वंशानुगत पद था। इन्होंने निजाम उल मुल्क को हराया था। दोहराए सराय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे सन 1739 में। उन्होंने दिल्ली पर छापा मारा था सन 1737 में। हैदराबाद के प्रथम निजाम आसफ जहाँ को भी हराया था। यानी कि अच्छा खासा शासन किया था इन्होंने अपने उस पर, कि अपने राज्य को बढ़ाना, आगे करना। बालाजी प्रथम की बात चल रही है। छापा मारा था सन 1737 में। हैदराबाद के प्रथम निजाम आसफ जहाँ को हराया था। उनके समय में विभिन्न प्रकार के मराठा संघ प्रमुखता में आए थे। मराठा संघ की बात चली, अभी तो वहां तक थे, अब मराठा संघ ने उसमें आ रहे थे। संघ में क्या होता था कि जो राजा थे, पास के पड़ोसी जो कि मित्रता थे या कुछ भी थे, वो मिलके एक संघ बनाते, क्योंकि एक एक से राजाओं पे संभल नहीं रहे थे, तो मराठे इकट्ठा युद्ध करते हैं, किसी से भी करेंगे तो इकट्ठा करेंगे, यह एक तरह से समझौता था। इनके पुत्र थे बालाजी बाजीराव। शिवाजी की बात करते हैं, जो कि मराठाओं के संस्थापक थे। शिवाजी के पुत्र संभाजी, उनके पुत्र साहू जी थे, ठीक है। संभाजी और राजाराम 2 ये भाई थे। पहले संभाजी बैठते हैं, फिर राजाराम आते हैं, बाद में साहू जी आते हैं। इनकी पत्नी थी ताराबाई, इनके पुत्र थे शिवाजी द्वितीय बैठते हैं। इनकी ओर से इनकी माँ ताराबाई युद्ध लड़ती हैं, हारती हैं, तो साहू जी बैठते हैं, ठीक है। ये आ गया मराठा संघ। मराठा संघ की बात करते हैं तो मराठा संघ का उदय होता है यहाँ, जिसमें पुणे के पेशवा, बरोड़ के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, ये सभी मिलते हैं पांचों, और पांचों के मिलने से जो संघ बनता है उसे मराठा संघ बोलते थे। ये रहा पूरा मराठा संघ, जो कलरफुल है वो पूरा मराठा संघ है। आप देख सकते हो होलकर, सिंधिया, हाउस ऑफ
भोसले, ये सारे थे। अब उनके पुत्र बाजीराव थे, जो कि वंशानुगत पद था, तो वही बैठेंगे। सन 1740 से 61 तक बैठे। इनका नाम था नाना साहब। इनके कार्यकाल के दौरान पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। यह बहुत भयंकर लड़ाई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध मुगलों की शुरुआत होती है, वहां से मुगल आते हैं। और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने लड़ा था, पहला उसके दादाजी ने लड़ा था, और तीसरा यहाँ होता है सन 1761 में, जो कि मराठों और अफगानों के बीच होता है। सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है, जिसमें मराठाओं की हार होती है। 2.5 लोगों की मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में। तो सोचो, इतने लाख लोग मरे थे, तो कितना भयानक युद्ध रहा होगा। विश्व के सबसे घातक युद्धों में से एक रहा था यह। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं, सन 1775 से सन 1782 तक हुआ था यह। रघुराव पेशवा बनना चाहते थे, जिसमें रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे, इसलिए आंतरिक संघर्ष के कारण हुआ था यह। नाना फणीसर का बहुत सारा नाम देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छा नेतृत्व निभाया था। नाना फणीसर के नेतृत्व में ही मराठाओं ने युद्ध जीता और अंग्रेज हार गए थे। हार का सामना अंग्रेजों ने अब जाके किया था, और वो तो फणीसर के रहते हुए हुआ था। नाना फणीसर वित्त मंत्री थे। रघुनाथ को पेशवा नहीं बनाना चाहते थे वह, इसलिए हुआ था ये सब। बड़गांव की संधि हुई थी इनके टाइम पर। सालबाई की संधि के साथ यह युद्ध खत्म हुआ था सन 1782 में, और पुरंदर की संधि सन 1776 में हुई थी। चलो अच्छा है, कुछ तो राज्य बढ़ाया है इन्होंने अपना अंग्रेजों से लेके। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं, सन 1803 में इसके बदले सहायक संधि हुई। 1802 में बिशन की संधि हुई थी। जी, 1802 की बिशन की संधि से ही 1803 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। बाजीराव द्वितीय मराठा युद्ध में हार गए थे। इस वाले युद्ध में मराठा हार गए थे, जिसके बदले फिर संधियां होती हैं। राजघाट की संधि और देवगांव की संधि होती है। राजघाट की संधि होलकर के साथ और देवगांव की संधि भोंसलों के साथ होती है, क्योंकि तो 5 थे ना, तो संधि करनी थी। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं, जिसे पिंडारी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली बात ये थी कि इन्होंने संधि कर ली थी, तो अंग्रेजों के अधीन थे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ पिंडारी थे, जो कि एक जनजाति थी शायद। तो वो पिंडारी युद्ध में थे, तो अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि मराठा पिंडारियों का साथ दे रहे हैं, पिंडारियों को संरक्षण दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किया था मराठों से। पिंडारी लूटपाट करते थे और मराठाओं का हिस्सा थे, लेकिन वो लूटपाट करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन पर किया था अभी अंग्रेजों को भी लूट रहे थे। पिंडारियों पर ब्रिटिश ने आक्रमण कर दिया था। मराठों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था और निर्णायक युद्ध था यह। मराठों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था, जो कि निर्णायक युद्ध था, जिसमें बाजीराव द्वितीय को कैद करके बिठूर भेज दिया गया था। जो पेशवा की जो वंशानुगत चल रही थी, अब आखिरकार चलो छोड़ो, इसे सबको बंद ही करो। अंग्रेजों ने सोचा तो उनको एक छोटा सा, ये समझ लो जैसे सूबेदार बोलते थे ना, सूबेदार होते थे, एक जमीन का टुकड़ा दे दिया करते थे, उस पर शासन करो, वैसे था। और उसमें भी राजस्व को वही देखते थे अंग्रेज, सब कुछ, बस तुम तो राजा के नाम पे बैठे रहो, एक कठपुतली राजा समझ लो। वैसे द्वितीय को कैद करके बिठूर भेज दिया था। सन 1818 में अंग्रेज और होलकर सरदार के बीच मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। सन 1818 में ही पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया था। यहाँ ये पेशवा प्रथा ही समाप्त हो गई थी। छोड़ो, लास्ट रहते हैं। इसके बाद नाना साहब आते हैं, जो कि उसमें 1857 की क्रांति में हेल्प करेंगे, बस उनके बाद कोई भी पेशवा नहीं था। फिर इसमें बात करते हैं चौथ और सरदेशमुखी। ये क्या थे? टैक्स किसके? मराठाओं के टैक्स थे। चौथ 1/4 हिस्सा था और सरदेशमुखी 10% हिस्सा, जो कि अलग से लिया जाता था। मराठाओं की कराधान प्रणाली से संबंधित है। छत्रपति शिवाजी ने प्रतापगढ़ के युद्ध में अफजल खां को मारा था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ये सारे पॉइंट जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यह सब पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं, इसमें हो चुका है वीडियो में, लेकिन एंड पॉइंट पे देख रहे हैं हम इनको। छत्रपति शिवाजी एंड सोयाबाई ने अपने पुत्र का नाम राजाराम रखा था। साईबाई से शिवाजी के पुत्र संभाजी हुए थे। कवि भूषण साहित्यकार थे, जो बुंदेल शासक क्षेत्रपाल के दरबार में, शिवाजी के दरबार में और औरंगजेब के दरबार में थे। औरंगजेब के दरबार में उनको जचा नहीं, इसलिए वापस आ गए थे कवि भूषण।
अष्टमंडल के पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पन्हा नामक 2 नए पद किसने ऐड किए थे? छत्रपति राजाराम ने ऐड किए थे इनको। पहले अष्टमंडल ही हुआ करती थी। मुगल सेना के विरुद्ध लड़ते हुए सिंहगढ़ के किले की सफल रक्षा और मराठा युद्ध तानाजी मालुसरे की मृत्यु हो गई थी। मुगल सेना से विरुद्ध करते हुए पहला किला जिस पर शिवाजी ने कब्जा किया था वह धौराना का किला था। कब किया था? 16 वर्ष की उम्र में ही उस पर कब्जा किया था। हाँ, हम देखते हैं अब प्रतापगढ़ की लड़ाई, जो कि 10 नवंबर सन 1659 में हुई थी, जिसमें शिवाजी महाराज और आदिल शाही जनरल अफजल खां के बीच हुआ था, जिसमें शिवाजी महाराज की विजय हुई थी। इसके बाद है धार्मिक सुधार आंदोलन, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धार्मिक सुधार आंदोलनों से शुरुआत करेंगे। थैंक यू एवरीवन।